इंग्लैंड में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और भारत में भी अब इसके प्रवेश की गूंज शुरू हो गई है। मुंबई में 2 से 4 हफ्ते के बाद तीसरी लहर के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लेकर हाई लेवल बैठक भी की है और तैयारी में जुट गए हैं। ऐसी स्थिति में पूरी देश में तीसरी लहर को लेकर हो रही चर्चा को लेकर हमने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर निशिंत किंजल से बात की है, जो एक अच्छे संगीतज्ञ के साथ साथ म्यूजिक थेरेपी के एक बड़े डॉक्टर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोरोना को लेकर लगातार वेबिनारों और बातचीत में लगातार चर्चा पर चर्चा में बने हुए हैं। हम लोगों ने उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर यह कोरोना की तीसरी लहर है क्या और इसमें बच्चों को लेकर क्या संभावनाएं हैं, क्या क्षति होने वाली है, यह क्या परेशानी आ सकती है, उसको लेकर इससे बचने का भी उपाय पर हम लोगों ने चर्चा किया है। अब डॉक्टर निशिंत किंजल इस मामले में क्या कहते हैं, आप सुने। कोरोना संक्रमण से जो बीमारी होती है उसको कोविड-19 कहते हैं हम लोग। सही मायने में तीसरी लहर जो शब्द बना है ये मीडिया के एक वर्ग द्वारा बनाया गया है। तीसरी लहर वैज्ञानिक रूप से कहें तो तीसरी लहर जैसी कोई चीज़ है नहीं। पहली बार पिछले वर्ष जो कोरोना का संक्रमण हुआ, लोगों में बीमारी फैली, फिर इस वर्ष जो अप्रैल के महीने में बढ़ना शुरू हुआ। ये लहरें जैसी कुछ नहीं होती है। बीमारी एक बार आ गई वो बीमारी चलती रहती है और बीमारी संक्रमण की दर कभी बढ़ती है कभी घटती है। संक्रमण दर बढ़ने का 2 कारण होता है। पहला, जब लोग इसके प्रति सजगता छोड़ देते हैं तब। दूसरा, जब वो वायरस है, वायरस नए रूप में, जिसको हम म्यूटेंट कहते हैं या नया स्ट्रेन कहते हैं, वो नए रूप में जब सामने आ जाता है तब वह फिर ज़्यादा ही संक्रामक रूप पकड़ लेता है। वायरस वही है, लोग वही हैं, वातावरण भी वही है। तो जिसको आप तीसरी लहर कह के समझना चाह रहे हैं वो एक्चुअली तीसरी लहर नहीं है, लेकिन संभावना बनी हुई है कि अभी जैसे संक्रमण दर घट गई, इस बीमारी से मृत्यु दर भी घट गई। इसके मूल में कारण यह है कि हमने लॉकडाउन करके रखा हुआ है। कानून की कड़ाई है जिसकी वजह से लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, बिना वजह एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से इस संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। अब जिस प्रकार से लॉकडाउन हटाने की बात चलती है, जैसे ही आप लॉकडाउन पूर्णतया हटा देंगे फिर से वही हाल होगा। चारों तरफ लोग मिलने लगेंगे, बिना मास्क के मिलेंगे और जैसे भीड़ बनेगा तो संक्रमण का फिर दर बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर जो संक्रमण का दर बढ़ेगा तो आप कहेंगे कि तीसरी लहर आ गई। वो तीसरी लहर नहीं है, वही वायरस है, वही लोग हैं। हाँ, इससे बचने का एक रास्ता आपके पास जरूर है। वह रास्ता है कि आप अपनी आबादी के कम से कम 60 से 70% लोगों को यदि वैक्सीन लगा देते हैं तो इस आने वाले समय में इस तथाकथित लहर से बचा जा सकता है। अभी 18 साल से नीचे को वैक्सीन लगाया नहीं जा रहा है। 18 से 45 को अब लगाना शुरू हुआ है। 45 के ऊपर के लोगों को पहले से शुरू हुआ। इन सब के बावजूद जो आबादी है हमारी, उसका बहुत ही छोटा परसेंटेज है जिन्हें वैक्सीन लगा है। हमारी बहुसंख्यक आबादी है जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, तो वो सुरक्षित नहीं है। और 18 से कम के जो हमारे किशोर हैं या बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं। तो आने वाले समय में जब कभी भी लॉकडाउन टूटता है या फिर लोग आपस में मिलना जुलना बढ़ा देंगे बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, अब खुदा न खास्ते उस समय यदि कोई नया वेरिएंट आ गया तो तबाही से आपको बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो तीसरी लहर नहीं है, ये हमारे लापरवाही के कारण जो इन्फेक्शन दर बढ़ सकता है उसी को लोग तीसरी लहर के रूप में। बच्चों को लेकर बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे बीमार होंगे, बच्चों को लेकर
लेकर लोग डरा रहे हैं। बच्चों के डॉक्टर भी इस बारे में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि ये लहर बच्चों को के लिए खतरनाक होगा, उनको इससे क्षति हो सकती है। देखिए, ये बात सही है कि बच्चे, अभी जैसा मैंने आपको कहा कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा हुआ है। 18 साल के नीचे वैक्सीन नहीं लगा है। 18 साल के नीचे में किशोर वय बच्चे भी आ गए और छोटे बच्चे भी आ गए। तो जब वैक्सीन उनको नहीं लगा हुआ है तो स्वाभाविक है उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़े हुए रहेंगे। जब भी आप लॉकडाउन खोलेंगे तो उनको वैक्सीन नहीं लगे के कारण उनमें संक्रमण दर बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। बच्चों के लिए जो टीकाकरण की शुरुआत हुई है, उस बारे में आपका क्या अभी अद्यतन स्थिति क्या है, और माने भारत में स्थिति अब क्या हो गई? 18 साल से कम उम्र के बच्चे या किशोर को वैक्सीन देने के लिए अभी प्रावधान भारत में नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से देशों में ये ट्रायल शुरू हो गया है। बच्चों में इंग्लैंड में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, और जैसे ही उसके रिजल्ट हमारे सामने आएंगे वैसे ही, और बहुत जल्दी इसके रिपोर्ट आने वाले हैं, तब बच्चों में भी वैक्सीन शुरू हो जाएगा। सबसे ज़रूरत इस बात की है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो राज्य सरकार को इसकी ज़रूरत थी कि जितनी अधिक से अधिक मात्रा में हो सके वैक्सीन की व्यवस्था करनी चाहिए, और वह वैक्सीन लोगों को लगाया जाना चाहिए। जब बच्चों का वैक्सीन शुरू होगा तब बच्चों को भी लगाएंगे। आपके तरफ से कुछ सुरक्षा का उपाय बच्चों को लेकर, और यह तथाकथित तीसरी लहर जिसको आपने कहा कि यह तीसरी लहर नहीं है, यह जो बीमारी है उसी का प्रभाव है और वह अनवरत जारी है। लॉकडाउन के कारण बीच बीच में इसमें विराम आ जाता है, कमी आती है, लेकिन अब तीसरी लहर की बात इसलिए हो रही है कि फिर से एक बार बाजार खुल गया है, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। तो आने वाले समय में जो बचाव के उपाय हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमको उसके लिए बताएं। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कोरोना से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाइजीन, हाथ को धोना, साफ रखना, प्लस डबल मास्क पहनना, एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाकर रखना, अनावश्यक बाजार में या भीड़ भाड़ वाले इलाके में या ग्रुप में खेलने से बच्चों को बचना चाहिए। और जब भी वैक्सीन का मौका लगे, वैक्सीन लगाने से कभी भी हिचकना नहीं चाहिए, और बराबर इसके लक्षणों के बारे में चर्चा चलती रहती है। थोड़ा सा भी कोई भी लक्षण मिले तुरंत पास में जो भी स्वास्थ्य केंद्र हो या जो चिकित्सक हो उनसे सलाह लेनी चाहिए। एक अंतिम सवाल कि इंग्लैंड में जो नए वेरिएंट की बात चल रही है, और जो वेरिएंट आया है वो भारत में आके बदल जा रहा है, इस बारे में भी थोड़ी चर्चा। हाँ, ये वेरिएंट है 1.617.2, ऐसे ये 16-17-2 कह सकते हैं, 16-17.2। ये वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया है, और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने कहा है। और ये वेरिएंट भारत में तो जो तबाही मची उसका कारण इसी वेरिएंट को माना गया इस दफ़ा 2021 वाले में। और यही वेरिएंट पाया गया है कि इंग्लैंड पहुंचकर वहाँ चिंता बढ़ी है, वहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या डॉक्टर चिकित्सक समुदाय है, उन लोगों में चिंता बढ़ी है डेल्टा वेरिएंट को लेकर। ये वहाँ इसके केसेस काफ़ी मिलने शुरू हुए हैं। ये डेल्टा प्लस मैंने भारत में हो जाएगा, ये क्या मामला है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले होता था क्या कि कोई भी स्ट्रेन आता था तो जहाँ का स्ट्रेन हुआ उस देश का नाम दे देते थे। जी ब्राज़ील वायरस, जी। तो कोई, अब जैसे कोरोना वायरस आया तो शुरू में लोगों ने बड़ी लापरवाही से इसको वुहान वायरस कह दिया। बाद में लोगों ने देखा कि इस प्रकार से नामकरण सही नहीं है, तो उस नाम को बदल कर अभी अलग अलग नाम से दे रहे हैं। उसी में इसका नाम डेल्टा वायरस रखा गया। बीच में कहा जा रहा था कि इसको इंडियन वेरिएंट बोलते हैं, बीच में एक और वेरिएंट है उसको बंगाल वेरिएंट बोलने लगे, तो इस पर आपत्ति आई जो कि सही भी थी।
तब इसका नाम डेल्टा वेरिएंट रखा गया। तो अभी वाला जो भारत में जिससे ज़्यादा तबाही मची है, ये डेल्टा वेरिएंट इसका नाम है, और यही अभी इंग्लैंड पहुंचा है। एक सवाल मेरे मन में और भी आ रहा है कि आप बिहार सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार से आपकी बातचीत होती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी आपकी अच्छी खासी इस पर चर्चा होती रही है, लगातार पत्राचार भी आपका होता रहा है। आप जो भी सदर अस्पताल से लेके पीएचसी है, उसमें बच्चों के लिए अलग से इलाज का सेल बनाने या वहाँ इंडोर सेवा के लिए आप सवाल उठाते रहे हैं। तो तीसरी लहर में जहाँ बच्चों की बात आ रही है, तो क्या इस बारे में आपने कोई सरकार को सुझाव दिया है कि बच्चों को लेकर ये खतरा आने वाला है, ऐसे स्थिति में हम अपने पीएचसी को क्यों नहीं सुधार लें? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया प्रभात जी। हमने अभी 3-4 दिन पहले विस्तार में एक पत्र मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को लिखा है, और उसमें इसकी चर्चा हमने की है। विशेष करके लॉकडाउन के बारे में हमने लिखा कि लॉकडाउन आप जरूर थोड़ी ढील जरूर दें ताकि अनिवार्य सेवाएं चलती रहें, लेकिन बिल्कुल से समाप्त नहीं करें, क्योंकि वो बहुत ही आत्मघाती सिद्ध होगा। और लॉकडाउन का पर्पस ये है कि लॉकडाउन के समय में 2 काम आप करें। एक काम तो स्वतः हो जाएगा कि संक्रमण दर घट जाएगी, ये स्वतः हुआ लॉकडाउन के कारण। ये आपने लॉकडाउन किया और संक्रमण के दर घट गए। दूसरा काम, लॉकडाउन से आपको समय मिल जाता है 2 चीज़ के लिए। पहला चीज़ मिला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे दें, और दूसरा कि लॉकडाउन के समय का आप इस्तेमाल करें कि जितने भी आपके जिला अस्पताल हैं, जिनको आप सदर अस्पताल भी कहते हैं, या जितने भी जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं, ब्लॉक के अस्पताल हैं, या उप चिकित्सा केंद्र हैं, या अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन सबों को 100% उपस्थिति वहाँ सभी कर्मियों की सुनिश्चित करें, इमरजेंसी की व्यवस्था सुनिश्चित करें और गुणवत्ता सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ जो भी स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी इस समय इस कठिन घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा दे रहे हैं, इन सबों के लिए कुछ न कुछ इंसेंटिव होना चाहिए। इनके स्वास्थ्य बीमा होनी चाहिए, इनके जीवन बीमा होनी चाहिए। नहीं करेंगे तो आप इसको सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। तो ये समय है, आप अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को सुदृढ़ करिए। इस बीमारी से हम लोगों ने यही सीखा है कि बिना पब्लिक हेल्थ, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किए बिना आप कोरोना जैसी आपदा से नहीं लड़ सकते हैं। आज मान लीजिए कोरोना से हम छुट्टी पा भी लें, कल को फिर कोई और वायरल बीमारी आ जाएगी, उससे पाएंगे फिर कोई और आएगी। उससे हम सिर्फ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल के सहारे नहीं लड़ सकते हैं। आपने अभी अच्छी तरह से देखा है। इसलिए ये सरकार का दायित्व बनता है, और ये अभी बहुत ज़रूरी है कि अभी जितने भी आपके पास हेल्थ सेंटर्स हैं, गांव-गांव में हेल्थ सेंटर्स को आप सुदृढ़ करें, उनको जवाबदेह बनाएं। और आपने अच्छी बात कही, एईएस की बात जो कही है, बिहार में इसके बारे में करीबन 20-22 साल 23 साल से ये चीज़ चल रही है। इधर 2-3 साल में कुछ उसमें गिरावट आई। उसके पीछे भी कारण है कि हम लोगों ने आयोग में जब थे उस समय सरकार के पास कुछ ऐसे अनुशंसाएं भेजी थी, उन पर भी अमल हुआ और उनका लाभ मिला कि निश्चित रूप से एईएस के जो मामले थे वो कम होने शुरू हुए। और अभी जो लॉकडाउन लगा है, या जो थोड़ा जो सतर्कता हुई है स्वास्थ्य की तरफ से कोरोना के लिए, उसका लाभ एईएस में भी मिला है हम लोगों को। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार के दुनिया में आज हम जी रहे हैं, यहाँ नित्य प्रतिदिन नए कीटाणु के आने की संभावना बनी हुई है, और हमारे पास उनके इलाज के लिए ज़्यादा दवा है नहीं। कोरोना को भी यदि आप ठीक से देखिएगा तो पाइएगा कि कोरोना के लिए कोई विशेष दवा नहीं है, कोई एंटीवायरल नहीं है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। बचाव ही रास्ता है। और जब ये बीमारी हो जाए तो जो प्रकार इस बीमारी में होती है, उन चीज़ों से
जैसे तैसे करके इलाज करके लोगों का जान बचाना पड़ता है। तो बचाव रास्ता है और दूसरा रास्ता है कि आप अपने प्राथमिक चिकित्सा का जो भी व्यवस्था है उसको बेहतर करें। स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक रखने की जरूरत सब दिन थी। परेशानी क्या थी कि कभी भी आप देखेंगे तो स्वास्थ्य कभी भी जो भी हमारे जो नीति नियंता हों, ये राजनीति से बाहर की चीज़ है, कभी भी स्वास्थ्य का विषय किन्हीं के एजेंडा में ऊपर रहा ही नहीं। आप चाहें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप उठा लें मैनिफेस्टो देखिएगा, आपको इस पर कुछ नहीं मिलेगा।